लीलावती क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का जो मोटिवेशन पॉइंट है वो है अबाउट सिविल सर्विसेज। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं जानते हैं। ना तो वो उसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानते हैं, ना तो कितने स्टेप में एग्ज़ाम होता है इसके बारे में जानते हैं, ना तो पेपर्स के बारे में उन्हें कोई जानकारी होती है और वो आधी अधूरी जानकारी लेके बैठते हैं। और कुछ तो केसेस ऐसे हैं कि लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यदि उनसे पूछ लिया जाए कि सीसेट में कुल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं पेपर में, कितने कट ऑफ मार्क क्या होता है, निगेटिव मार्किंग कितनी है, या फिर मेंस में जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है उसमें कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, कौन सा क्वालिफाइंग होता है, तो इन सब तथ्यों की वो जानकारी नहीं रखते और तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग तैयारी शुरू करने जा रहे हैं वो भी, और जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं और जानकारी नहीं रखते उनके लिए भी सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो ये सभी के लिए एक इंफॉर्मेटिव एपिसोड है। आप देखें, सिविल सर्विसेज जो इंडिया में सिविल सर्विसेज होती है, लोग कहते हैं हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कुछ मोटो आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मोटिवेशन के लिए है। देखिए, अगर आप आईपीएस बनते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए आईएएस बनते हैं तो आप एलबीएस एकेडमी में जाते हैं मसूरी, वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ रखे हुए हैं, आप इनको देखिए और मोटिवेट होइए कि एक दिन आप में भी ये क्षमता है कि आप यहाँ जा सकते हैं और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में इसी तरह जैसे लोग बैठे हुए हैं आप इसका पार्ट एंड पार्शल बन सकते हैं, इसके अंग बन सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अबाउट सिविल सर्विसेज। देखिए, पहले हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया सर्विसेज। सबसे ज़्यादा क्रेज़ इन्हीं का है, ऑल इंडिया सर्विसेज का, अखिल भारतीय सेवाएं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आप देखिए, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में तो ये देखिए इनके एम्बलम लगे हुए हैं, जो अगर आप सेलेक्ट होंगे तो ये आपको मिलेगा। आप यहाँ देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं की, तो अखिल भारतीय कौन सी सेवा है? अखिल भारतीय सेवा वो सेवा है जिनका जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन इनका स्टेट कैडर होता है और भारत के किसी भी राज्य में प्रोसीजर क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। बस आप जान लीजिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ये 3 सेवाएं हैं, आईएएस, आईएफएस और इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसमें जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको पूरे भारत में कहीं भी सेवा के लिए भेजा जा सकता है। पूरे भारत के क्षेत्र में ये अपनी सेवा दे सकते हैं जैसा इनको स्टेट कैडर अलॉट होगा, और कैडर अलॉटमेंट कैसे होता है ये हम आगे बताएंगे। आगे देखिए, बात हो रही है जब आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की सोचते हैं या जब फॉर्म भरेंगे तो पहले की 3 सेवाएं जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये तो हैं। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ढेर सारे क्लास 1 के पोस्ट इससे भरे जाते हैं। जैसा कि आप देखिए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा में जाना है तो भारतीय विदेश सेवा के लिए भी सीएस का एक कंबाइन एग्ज़ाम होता है। फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज राजस्व सेवा के लिए है, डिफेंस सर्विसेज के लिए है, इंडियन रेलवे सर्विसेज ग्रुप ए के लिए है, इंडियन सिविल अकाउंट्स ग्रुप ए के लिए है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज ग्रुप ए के लिए है। तो ढेर सारी ऐसी सेवाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अधीन आती हैं। भारत सरकार का मंत्रालय और विभाग, यहाँ भी क्लास 1 अधिकारियों की अगर भर्ती होनी है तो वो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू होती है। तो ये आपका मेरिट में कितना कट ऑफ है और कितना मेरिट में आपका स्थान क्या है और आपकी चॉइस क्या है, इसके अकॉर्डिंग धरा जाएगा, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन आप ये जानिए कि जब आप सिविल सर्विसेज के फॉर्म को भरते हैं तो केवल आईएएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज में ही नहीं जाते, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हैं। साथ साथ ये जो सेवाएं मेंशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के, उनके लिए भी आप योग्य होते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, इंडियन ट्रेड सर्विसेज में भी जा सकते हैं। देखिए, सब में ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ए रखा हुआ है। तो ये जो जितने अधिकारी हैं वो सिविल सर्विसेज के कंबाइन एग्जाम से चुने जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीएस एग्जाम या प्रिपरेशन फॉर सीएस, सिविल सर्विसेज। देखिए, सिविल सर्विसेज में मोस्ट पॉपुलर जो आईएएस होती है, तो आईएएस के नाम से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनसे आप पूछिए कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कहते हैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जबकि आईएएस की बजाय क्या होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो यूपीएससी इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज के लिए,
पॉपुलरली, चूँकि आईएएस बहुत पॉपुलर सेवा है इसीलिए लोग इसे आईएएस के नाम से जानते हैं कि आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईएएस पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आपको कहना क्या चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कराती है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। जो इसका पैटर्न है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, वो 3 स्टेज पैटर्न है। हर स्टेज में वीडिंग छटनी की जाती है। 3 स्टेज पैटर्न है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको 3 स्टेज के पैटर्न समझाने जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, उसके फर्स्ट स्टेज जो हमारा पहला चरण है वो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, आपको ऑप्शन आएगा उसमें सही टिक लगाना है। 2 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट और जनरल स्टडी पेपर सेकंड। देख रहे हैं ना, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, इसके आधार पर जिसको हम सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट बोलेंगे, उसमें जो आप स्कोर करते हो उसके कट ऑफ के बेस पे आप मेंस में जाते हो। और जनरल स्टडी जो पेपर सेकंड है उसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट पेपर के नाम से जानते हैं। सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट पेपर के नाम से जानते हैं। ये क्वालिफाइंग है, इसमें 33% आप ले आएंगे, आप क्वालिफाई करेंगे सीसैट के पेपर को, देन आपका जो जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट है वो आपको मेंस के लिए क्वालिफाई कराएगा। तो याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडी पेपर सेकंड, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसको और व्यापक रूप से आप समझिए, थोड़ा इलेबोरेट होकर। जो एक पेपर 2 घंटे का होता है, 120 मिनट 2 घंटे का, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड पर्सनल है तो उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड की बात हो रही है, पेपर फर्स्ट में कुल 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो जीएस पेपर फर्स्ट है प्रीलिम्स के लिए, पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन, और सीसैट पेपर सेकंड जिसको आप सीसैट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हैं, 80 प्रश्न हैं। टोटल मार्क्स जो है ये देखिए, पेपर फर्स्ट का 200 और पेपर सेकंड का 200, 400 मार्क्स का कुल आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस मिलता है और उस चयन में से किसी एक को आपको सही करना होता है। पेपर फर्स्ट 200 नंबर रखता है, पेपर सेकंड सीसैट भी 200 नंबर रखता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, निगेटिव मार्किंग भी है, प्रीलिम्स में ही निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो सही प्रश्न का 1/3 काट लिया जाता है। अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो सही उत्तर में जितना अंक आपको मिलना है उसका 1/3 आपका काट लिया जाएगा। इसे ही हम कहते हैं निगेटिव मार्किंग। याद रखिए, 1/4 नहीं है, 1/3 है। आप ध्यान दीजिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का है वो हिंदी और इंग्लिश। तो ये अबाउट प्रीलिम्स के बारे में उम्मीद है अब आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई। कोई भी आपसे पूछेगा कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन और पेपर कैसे होते हैं इसके बारे में बताइए, तो अब आप बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मुख्य परीक्षा, आईएएस मेंस एग्जामिनेशन। जो हम मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पे चलते हैं, देखिए ड्यूरेशन, जो एक पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, और 3 घंटे का जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा। एक ओवरऑल है, फिर इसका डिटेल हम आपको बताएंगे ओवरऑल। तो जो एक पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, सब्जेक्टिव होता है। टोटल मार्क्स जो इंक्लूडिंग हैं, जो सिलेक्शन होने वाले हैं, वो 1750 मार्क हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कन्वेंशनल या ऐसे टाइप होते हैं, आपको लिखना पड़ता है। आंसर क्वेश्चन का आंसर बुकलेट आती है, जो स्पेस दिया होता है उसी स्पेस में आपको लिखना होता है। मार्किंग स्कीम हम देखें तो जो पेपर है ना, आप देखेंगे 4 जनरल स्टडी के पेपर हो जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इन डिटेल। फिर उसके बाद 2 एक विषय आपको चुनना होगा, विषयों की एक सूची होगी, उसमें एक विषय आप चुनेंगे जिनको आप वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर कहते हैं, उसमें भी 2 पेपर होंगे। फिर इंटरव्यू भी होगा 275 मार्क का। ठीक, लैंग्वेज आप देखिए हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको चुनना होगा। इसको हम अब डिटेल से समझते हैं, डिटेल व्याख्या इसकी करते हैं। देखिए, मेंस में जो पेपर है, ऐसे पेपर 250 नंबर का, 250 नंबर का एक निबंध आएगा। तो निबंध का जो पेपर है वो 250 नंबर का है। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है, आप 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसे रख सकते हैं। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज वो 300 मार्क्स का है। कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज 300 मार्क का है।
लेकिन ध्यान रखिए जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग है। इनका 300 नंबर के जो ये पेपर हैं ये जुड़ते नहीं हैं, फाइनल सिलेक्शन में इनके अंक नहीं जुड़े जाते, ये केवल क्वालिफाइंग है। अब आपको करना क्या है, जनरल स्टडी में देखिए 1 2 3 4 पेपर जीएस के हो गए, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, और हर एक पेपर का 250 मार्क है। इसका मतलब मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडी के जो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं वो कुल अगर देखा जाए तो 1000 नंबर के हो गए। 1000 नंबर के टोटल आपके जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो आप विषयों की सूची में से, यूपीएससी विषयों की सूची देता है उसमें से एक विषय आप चयन करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, जिसको हम ऑप्शनल पेपर बोलते हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो 250 नंबर के हो गए। तो अब आप देखिए 500 का हो गया ऑप्शनल और 1000 का हो गया जीएस। तो 500 नंबर का ऑप्शनल और 1000 का जनरल स्टडी का पेपर। इस तरीके से ये आपके 1500 मार्क्स यहाँ पर हो गए। अब आप देख रहे हैं जो कंपलसरी पेपर है इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश वो क्वालिफाइंग है, और एक ऐसे पेपर है जो 250 नंबर का आता है। तो ये तो मुख्य परीक्षा, जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसका वर्गीकरण हो गया। लास्ट में जब हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें क्या जाननी जरूरी हैं, जैसे एज लिमिट। बच्चे बहुधा पूछते हैं, मेनी टाइम्स पूछते हैं कि सर एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज, अगर हमने क्राइटेरिया 2021 के लिए लिया है तो कैंडिडेट जो है उनकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम क्या है 32 साल। अब देखिए इसका मतलब 1 अगस्त 2021 को ये एज कैलकुलेट की जा रही है। इसका मतलब जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज फॉर्म को भरना चाहता है वो 2 अगस्त 89 से पहले और बाद, देखिए ना, अगर हम 21 साल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अगस्त 2000 से, और अगर हम 32 साल कैलकुलेट करेंगे तो 2 अगस्त, यहाँ अगस्त ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त 1989 तक होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है वो 2021 के लिए है। अब हम देखिए कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट भी है। एज तो आपको मिली हुई है 21 से लेकर 32 साल तक, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट, आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। यू आर अथराइज्ड फॉर 6 अटैम्प्ट ओनली इफ यू आर रिलेटेड विथ जनरल और ईडब्ल्यूएस। देन आफ्टर ओबीसी, अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको 9 अटैम्प्ट 9 बार आपको चांस मिलेगा सिविल सर्विसेज एग्जाम में। और SC ST हैं तो जब तक एज लिमिट के भीतर 21 से लेकर 32 के बीच में आते हैं आप लगातार प्रयास कर सकते हैं। और अगर डिसेबल्ड हैं, अपंगता की श्रेणी में आते हैं, तो भी जब तक एज है 21 से लेकर 32 साल तक आप अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, अटैम्प्ट की सीमा है। तो 6, 9 टिल एज ये चार्ट आप ध्यान से देखिएगा, ये आपको बताता है कि कितने अटैम्प्ट आप दे सकते हैं। तो पहला एज से रिलेटेड कन्फ्यूज़न आपका समाप्त हो गया। दूसरा अटैम्प्ट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल गई। देन आफ्टर हम चलते हैं एज रिलैक्सेशन। जो 21 से लेकर 32 साल है उसमें एज रिलैक्सेशन की बात होती है। कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST में हैं तो एज रिलैक्सेशन 5 साल आपको मिलेगा। अगर आप OBC में हैं तो एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स है आपके लिए। और डिफेंस सर्विसेज पर्सनल डिसेबल्ड, ये देखिए ये कैटेगरी, इस कैटेगरी में डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को डिसेबल्ड ऑपरेशन, हॉस्टाइल फॉरेन कंट्री में डिस्टर्ब एरिया में अगर कुछ चोट लगी उसकी वजह से आप डिफेंस सर्विसेज में थे तो उनको भी 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन है और कमीशनड ऑफिसर्स हैं तो 5 ईयर के लिए। तो ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है कि कब कब किसको किसको उम्र में छूट दी जाती है। तो ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आप देख लें कि आपको किस क्राइटेरिया की ज़रूरत है, तो आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। ये मेंशन है कि छूट उम्मीदवारों को उम्र में दी जाती है। देन हम बात कर रहे हैं स्टेज 3। यूपीएससी का जो स्टेज 3 है वो पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू। पर्सनैलिटी टेस्ट देखिए यहाँ व्यक्तित्व परीक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण में ये देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो सिविल सर्विसेज में जो भी कार्य उसे सौंपे जाएंगे उसका व्यक्तित्व उसके अनुकूल है कि नहीं है।
और जो थर्ड स्टेज है पर्सनैलिटी टेस्ट का, इसका कोई सिलेबस नहीं है, डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आप प्रीलिम्स का डिफाइंड सिलेबस है, मेंस के लिए डिफाइंड सब्जेक्ट और सिलेबस हैं, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट का कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। ज़्यादातर जो समसामयिक मुद्दे हैं, करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व विकास से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकारी योजना परियोजनाओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य बुद्धि के कुछ परीक्षण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका कोई एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न भी रहते हैं कि यदि आप अधिकारी हैं और ये सिचुएशन है तो आप इसका निराकरण कैसे करेंगे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का एक बोर्ड के द्वारा, इंटरव्यू बोर्ड होता है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। टोटल मार्क्स 275 हैं आपके। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि इसका कोई एक डिफाइंड पैरामीटर या सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी अद्यतन जानकारी रखना अनिवार्य है। तो इस तरीके से 3 स्टेज में आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण। तो उम्मीद है अब आप एग्जामिनेशन के जो तीनों स्टेप है, तीनों चरण हैं, उनको बखूबी समझ गए हैं। और अब आप आसानी से एज क्या होता है, एज लिमिट क्या है, अटैम्प्ट में रिलैक्सेशन कैसे है, इन कितने अटैम्प्ट आप ले सकते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अगले चरण में हम केवल आईएएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपको कौन सा पद मिलेगा व्यावहारिक रूप से, और कैरियर डेवलपमेंट में आप कहाँ जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग कितने चरणों में होती है, कहाँ कहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है। तो अगले चरण में हम आईएएस एज ए कैरियर डिस्कस करेंगे। तो आप इसे तो देखें ही देखें, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लेकिन आईएएस एज ए कैरियर उसको भी देखना ना भूलें। तो ये रहा परीक्षा से संबंधित तीनों चरण। और अब आप देख सकते हैं, आप मोटिवेटेड रहिए। हर व्यक्ति में करने की क्षमता होती है अगर वो ठान ले। ये एलबीएस एकेडमी का गेट है जो आपके लिए खुला हुआ है। इतनी मेहनत करिए कि ये आपको इस गेट से भीतर जाने की प्रविष्टि मिल जाए, एक आपको गेट पास मिल जाए कि आप इसके भीतर जाएं और यहाँ आपका प्रशिक्षण पूरा हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।